गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइन एकेडमी। दोस्तों, एक अपने फोर्थ ग्रेड के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा बच्चों, जो अपशिष्ट जो प्रबंधन वाला है वो टॉपिक थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम सी है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ 20 to 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। बच्चों, ये क्वेश्चन कर लो जो अपने जैसे कि रीट पात्रता एग्जाम्स होती है वहां पर क्वेश्चन आए थे, पशु परिषद जैसे एग्जाम में आए थे। तो बच्चों, यहाँ से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, नॉर्मल सा एक टॉपिक है। तो ज्यादा यहाँ से हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा बच्चों। आपके फोर्थ ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, ये वीडियो देख लो, आपके इससे बार कोई चांस ही नहीं है क्वेश्चन गलत होने का। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, 15 से 20 मिनट में आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और फिर आप कोई भी टेस्ट सीरीज देना, आपका साइंस का क्वेश्चन बच्चों यहाँ से गलत नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न 3 R में से किन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट अपन आंसर के साथ जाएंगे। तो बच्चों, इसका मतलब होता है रिड्यूस, यानी कि अपन को किसी का रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। रीयूज मतलब उस चीज का दोबारा आपको यूज करना चाहिए। रिसाइकिल यानी उसको बच्चों पुनः चक्रित करना चाहिए। यदि वो अपने रिसाइकिल के लिए है तो इसका रिसाइकिल भी होना चाहिए। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण है तो 5R। बच्चों, पहले 3R चलता था, इसके बाद अभी 5R हो गया है। ये व्यवस्था बच्चों रिड्यूस यानी पर्यावरण के लिए हानिकारक चीजों का बच्चों इस्तेमाल कम करना चाहिए। रीयूज यानी चीजों को एक बार की बजाय कई बार इस्तेमाल करना चाहिए आपको, यदि अपन इसको रीयूज कर सकते हैं तो। रिसाइकिल का मतलब होता है पुनः चक्रित। और बच्चों दो और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चों होता है रिफ्यूज, यानी कि आप इनकार कीजिए। जैसे मार्केट में आप कहेंगे वो आपको कोई प्लास्टिक की थैली दे रहा है, तो बच्चों आप इसको रिफ्यूज कीजिए, मना कीजिए। और बच्चों रिपर्पज यानी पुनर्प्रयोजन को आपको बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार ये बच्चों अपने 5R था, इससे बार कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, काफी है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स कि कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5R में से एक है। तो बच्चों, क्या रिफाइन अपने पढ़ा? स्टूडेंट नहीं। रिफ्यूज, रिपे या रिचार्ज। तो बच्चों देखो, ये रिचार्ज वगैरह कोई मतलब ही नहीं है। आपको रिफ्यूज करना चाहिए यदि आप मार्केट में कहीं जाते हो, आपको कोई थैले वगैरह देता है तो, ठीक है। निम्नलिखित में से बच्चों आपको हरितगृह गैसें बतानी, यानी ग्रीन हाउस गैसेस बतानी है। तो स्टूडेंट्स, इसका पहला आंसर आपके हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रस ऑक्साइड एंड CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये 3 गैसेस है जो अपने हरितगृह गैसेस हैं, आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, ये थोड़ा अच्छा है, डिटेल में देख लेते हैं। सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने देती है। अब बच्चों देखो, CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो क्या करती है? सूर्य की किरणें, यदि बच्चों देखो ये सन है, यहाँ पर अपने नीचे क्या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसको नीचे तो आने देती है, पहुंचने देती है, तथा पृथ्वी से उष्मा को बाहर भी निकलने देती है। स्टार्टिंग एक इनिशियल पॉइंट होता है बच्चों, वहां पर ये क्या देती है? इसको जो सनलाइट जो होती है इसको आने भी देती है और जाने भी देती है। लेकिन अभी बच्चों क्या हो रहा है कि बहुत सारी हर घर में क्या हो गया बच्चों, बाइक हो गए, कार हो गई, ये थोड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन यह गैस अधिक मात्रा में होने पर एक मोटा आवरण बना देती है। अब बच्चों देखो, CO2 ज्यादा होगी तो एक आवरण बना देती है, तथा पृथ्वी से वापस लौटने वाली उष्मा को रोकने लगती है। इसलिए पृथ्वी के इस क्षेत्र का बच्चों टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसे अपन हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से भूमंडल का तापमान कंटिन्यू बढ़ रहा है बच्चों। CO2 बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ता है, इसे अपन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, हिंदी में बच्चों भूमंडलीय तापमान कहते हैं। वैश्विक तापमान के कारण जलवायु में परिवर्तन को रेडियो एक्टिव फॉरेंसिक से नापते हैं। बच्चों, एग्जाम में आ सकता है कि वैश्विक जो तापमान के कारण जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, इसको अपन किससे मापते हैं? तो बच्चों रेडियो एक्टिव फॉरेंसिक से नापते हैं। आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। ये अवधारणा ब्रिटिश वैज्ञानिक वॉलेस प्रोएकर ने 1970 में दी थी। ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, CO2, मीथेन जैसे कि अपन CS4 की बात करते हैं बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं N2O, एंड जलवाष्प जिसमें बच्चों CO2 60% है लगभग। अपने ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? ग्रीन हाउस गैसेस का CO2 बच्चों, अपने मेथेन का है। और बच्चों अपने नाइट्रस ऑक्साइड का 6% है। कितना है? नाइट्रस ऑक्साइड बच्चों, ये नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता, N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, 6% है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बच्चों लगभग 14% के आसपास। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चों देखो, CET में पूछा था तो आपके फोर्थ ग्रेड में भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापमान का बच्चों प्रमुख कारण है?
ये शानदार क्वेश्चन बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे कि बच्चों देखो यहाँ पर भी इसने CO2 लिखा है और H2O लिखा है, यहाँ पर भी CO2 H2O, ओनली फॉर थोड़ा सा फर्क है बच्चों। किसका है वो है अपने आई, इसने लिखा है कि IR किरण, यानी बच्चों IR जो किरण है, ठीक है ना, किरणों का CO2 तथा H2O द्वारा पुनः विकिरण, ठीक है ना बच्चों। IR जो किरणों के द्वारा CO2 तथा H2O का पुनः विकिरण होता है, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में वापस। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय गैसें हरित गृह प्रभाव हेतु बच्चों उत्तरदायित्व है? आसान सा क्वेश्चन है। जैसे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अपने मीथेन CS4। तो बच्चों अपन ये दो ऑप्शन आपके राइट होंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बेचारी कुछ नहीं करती। यदि बच्चों नाइट्रोजन यदि अपने टेम्परेचर बढ़ाती तो अपन यहाँ पर रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता, ठीक है ना। अब देखिए और भी क्वेश्चन से, निम्न गैसों में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है? तो बच्चों देखो नाइट्रोजन नहीं देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड CFC का योगदान होता है। आसान सा क्वेश्चन। विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का बच्चों कितना योगदान है? तो बच्चों देखो 60% तो कौन से अपने CO2 है, ठीक है, 60%। आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%। मीथेन का योगदान है CS4, ठीक है, 20% याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों के द्वारा उत्पन्न होती है? बच्चों जो गोबर गैस होती है वहां से अपन को मीथेन प्राप्त होती है CS4। तो इसके अलावा और कौन सी गैसेज है जो अपने कृषि क्षेत्रों से प्राप्त होती है? बच्चों आपका राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। ये शानदार क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना है कौन सा, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीनहाउस गैसों की कुल मात्रा को बच्चों क्या कहते हैं? तो इसको कार्बन पदचिन्ह यानी बच्चों कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने है, पुनः चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार है बच्चों? तो पुनः चक्रण आप किसका कर सकते हो बच्चों? धात्विक अपशिष्ट का, यानी कि बच्चों जो लोहे की जो बनी होती है उनका आप पुनः चक्रण कर सकते हो, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। अब देखिए पुनः चक्रण के तरीके, अपशिष्ट से संसाधनों को या किसी भी मूल्य की चीजों को निकालना पुनः चक्रण के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है बच्चों पुनः मिलना, जिससे अपशिष्ट पदार्थ का पुनः नवीनीकरण होता है, कच्चा माल निकाला जा सकता है और पुनः प्रक्रम किया जाता है। अपशिष्ट की कैलोरी सामग्री बिजली में परिवर्तित की जा सकती है। ज्यादातर विकसित देशों में पुनः चक्रण का लोकप्रिय अर्थ है व्यापक संग्रह और रोजाना अपशिष्ट पदार्थों का पुनः प्रयोग करने के संदर्भित बच्चों करता है, ठीक है। ज्यादा डेफिनेशन के पीछे स्टूडेंट्स नहीं भागना है आपको। अब देखिए पुनः नवीनीकरण के लिए सबसे आम उपभोक्ता उत्पादनों में एल्यूमिनियम के पेय डिब्बे, इस्पात, भोजन और एरोसोल के डिब्बे, प्लास्टिक एवं कांच की बोतलें बच्चों इनका अपन रीयूज कर सकते हैं। गत्ते के डिब्बे हैं, पत्रिका है, प्लास्टिक के सामान है, प्राकृतिक जैव अपशिष्ट पदार्थ जैसे बच्चों पौधों की सामग्री, बचा हुआ भोजन, कागज, ऊन। बच्चों ये ऊन वाला है ना, ये अपने रीट एग्जाम में आया था। आदि का प्रयोग कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद बनाने में किया जा सकता है। यानी बच्चों इसका अपन क्या करें, पुनः नवीनीकरण करें, पुनः चक्रण किया जा सकता है इनका। साथ ही इस प्रक्रिया से गैस उत्पादन कर बच्चों विद्युत भी बनाई जा सकती है, तो अपन पुनः चक्रण हो रहा है। अब बताइए स्टूडेंट्स, आसान सा क्वेश्चन ने पूछा था, पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो बच्चों देखो धातु के डिब्बे का कर सकते हो और अपने प्लास्टिक की बोतलों का कर सकते हो। क्या चिकित्सा अपशिष्ट का किया जा सकता है? अब देखो जैसे कि आपकी इंजेक्शन लगाया, क्या किसी और को अपन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना, तो बच्चों ये ऑप्शन गलत हो गया। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट का, इसका बच्चों रीयूज नहीं कर सकते, पुनः चक्रण नहीं कर सकते, तो ए और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैविक खाद बनाई जा सकती है। तो बच्चों देखो अपने पास घरेलू कचरा है, कृषि अपशिष्ट है, आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब बच्चों देखिए अपशिष्ट को इसकी प्रकृति के आधार पर ठोस, तरल तथा गैसीय अपशिष्ट में वर्गीकृत कर सकते हैं, परंतु अपघटनीय क्रिया के आधार पर इसके दो भाग है। बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है कि आपको इसको इंग्लिश में याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में सीधा इंग्लिश में आता है। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, यानी कि बच्चों जैव का मतलब होता है जो जीवित है, जैव का मतलब क्या, जीवित। निम्नीकरण अपशिष्ट यानी कि इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलेंगे। वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो सकता है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। जैसे घरेलू जैविक कचरा है, कृषि अपशिष्ट है, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट। अब बच्चों देखो इसमें कुछ देखना है कि हाँ जिसका अपन क्या कर सकते हैं, अपघटन कर सकते हैं, तो इसमें जैव चिकित्सीय अपशिष्ट भी आ सकते हैं, कृषि अपशिष्ट भी आ सकते हैं, जैविक कचरा भी आ सकता है।
जैसे बच्चों रुई है, पट्टियां हैं, रक्त मांस के टुकड़े हैं, तो इनको अपन क्या कर सकते हैं, इनका अपघटन किया जा सकता है। यानी बच्चों जिसके जैविक कारकों के द्वारा अपघटन पॉसिबल है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट बोला जाता है स्टूडेंट्स। दूसरा आपके सामने क्वेश्चन है अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं किया जा सकता, इन्हें बच्चों अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे कि क्या प्लास्टिक के बोतलें हैं, इनका जैव निम्नीकरण किया जा सकता है क्या? नहीं स्टूडेंट्स, पॉसिबल ही नहीं। जैसे कांच है, धातु के टुकड़े हैं, पॉलीथीन है, यानी बच्चों ऐसे आप देखो कि जिनको अपन तोड़ नहीं सकते, यानी जिनका अपघटन ऐसे नहीं कि आपने जमीन में डाल दी पॉलीथीन की थैली, क्या इसका अपघटन पॉसिबल है? नहीं है। तो बच्चों इसको अपन अजैव निम्नीकरण में लेंगे। आप एग्जाम में आराम से बता सकते हो, ऐसे कोई आपकी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट नहीं है? तो बच्चों देखो, केले का छिलका जैव निम्नीकरण अपशिष्ट होता है, जूट का थैला होता है, नारियल के रेसे होते हैं, बच्चों पॉलीथीन की थैली, ये बच्चों अपने अजैव निम्नीकरण में आता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? तो बच्चों आसान सा क्वेश्चन है, अपन देखने वाले हैं, भी रुकिएगा। अब देखिए बच्चों, देखो मांस है, मल मूत्र है और पौधों की पत्तियां है, ये तो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। लेकिन बच्चों पेंट यानी जो अपन कलर वगैरह करते हैं, ठीक है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी सूची केवल जैव निम्नीकरण अपशिष्टों की है? तो स्टूडेंट्स इसमें अपन देखेंगे, रुकिएगा, एक एक ऑप्शन को अपन को देखना पड़ेगा। अब बच्चों देखो, इसमें पीवीसी आ गया, यानी कि बच्चों जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं, तो इसका जैव निम्नीकरण पॉसिबल नहीं है। इसमें जो पहला ऑप्शन देखो, फल सब्जियां हैं, समड़ा है, सूती कपड़े हैं, मवेशियों का गोबर है, कृषि अपशिष्ट है, तो आसानी से आप बता सकते हो। आंसर नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा। अब देखिए, भारत के बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा बच्चों कितना निकलता है? लगभग 4 से 6 केजी है बच्चों। इसमें लगभग इसने यहाँ पर लिखा है 0.4 से 0.6 केजी औसत कूड़ा निकलता है। ये राइट हो सकता है, लेकिन ये 4 से 6 केजी बहुत ज्यादा ही हो गया। ये 0.4 टू 0.6 केजी आपको याद रखना है। आसान सा क्वेश्चन, इसको बच्चों याद करना है। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है बच्चों? भूमि ब्राव, यानी भूमि ब्राव का मतलब आपने भूमि में डाल दिया, पुनःचक्रण या जल में निस्तारण नहीं बच्चों। तो इनका क्या किया जाता है बच्चों? भस्मीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? भस्मीकरण। आप देखिए भस्मीकरण क्या होता है वो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्पादन की इस विधि में अवशिष्ट पदार्थ का बच्चों क्या किया जाता है? दहन किया जाता है। यानी आपने बोला होगा ना कि जो बाबा वगैरह होते हैं वो लोग क्या करते हैं? अपने बॉडी पे भस्म लगाते हैं। तो नाम से पता चला भस्मीकरण का मतलब दहन, जिसमें अवशिष्ट ताप, गैस, भाप और राख में परिवर्तन हो जाते हैं। तो बच्चों जितने भी अपने जैव चिकित्सीय अपशिष्ट होते हैं उनका भस्मीकरण कर देना चाहिए, ताकि बच्चों इनका अपघटन पॉसिबल है। भस्मीकरण दोनों ही पैमाने पर किया जाता है। छोटे पैमाने पर व्यक्तियों द्वारा, उद्योगों द्वारा बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जाता है। तरल, ठोस, गैसीय अपशिष्ट के निष्पादन के लिए किया जाता है। इस खतरनाक कचरा जैसे कि जैविक चिकित्सा अपशिष्टों के लिए एक व्यवहारिक पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त है, परंतु गैसीय प्रदूषकों को उत्सर्जन के कारण भस्मीकरण अपशिष्ट निष्पादन एक बच्चों विवादास्पद पद्धति है। भस्मीकरण जापान जैसे देशों में ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि इसमें कम भूमि की जरूरत पड़ती है। यानी बच्चों किसी को जलाना हो तो आसानी काम है ना, आपने जला दिया, हो गया काम आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निपटान के लिए उपयुक्त है? तो बच्चों आपको मैंने बता दिया, क्या कर दो? भस्मीकरण कर दो बच्चों, यानी कि बच्चों जला दो। यदि बच्चों आपने लैंड फिल कर दिया, लैंड का मतलब होता है भूमि, यदि भूमि के अंदर डाल दिया आपने, तो क्या उसका कोई पॉसिबल है बच्चों? वो इसका अपघटन तो होएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आपको इसको जलाना ही बेस्ट ऑप्शन है। आप किसी भी एग्जाम में ले लो बच्चों, यही क्वेश्चन आते हैं, जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीक कौन सी है? तो बच्चों उनको जला देना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कंपोस्ट या खाद बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? यानी कि ऐसे कौन से जिसका प्रयोग आप खाद बनाने। अब बच्चों देखो, फल, सब्जियां के छिलके हैं, गोबर अपशिष्ट है, सड़े हुए खाद्य पदार्थ है, लेकिन बच्चों क्या तेल से अपन खाद बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना। यदि इस वीडियो को आप देखोगे तो मेरे हिसाब से एग्जाम में कोई गलत होने के चांसेस ही नहीं। अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उस युग्म का चयन कीजिए जो बच्चों सुमिलित नहीं है। अब बच्चों देखो, वस्त्र उद्योग, तो वहां से क्या निकलेंगे? अपशिष्ट रेसे निकलेंगे, सही बात है। कृषि से बच्चों पीड़कनाशी बहिस्राव होंगे, ये भी बात सही है। चिकित्सा क्षेत्र से बच्चों वहां से अपन को संक्रमित उत्तक है, सुइयां वगैरह मिलेगी। घरेलू स्रोत से बच्चों क्या रेडियो धर्मी पदार्थ निकलते हैं? नहीं बच्चों, घरेलू से अपने घरेलू अपशिष्ट निकलेगा। रेडियो धर्मी अपने रेडियो एक्टिव पदार्थ वगैरह, जहाँ पर जो
बड़े बड़े जो काम वो जो अपने रेडियो एक्टिव पदार्थों से विद्युत बनाते हैं, वहां पर इसका वहां से अपशिष्ट ये हो सकता है। ठीक है ना, आसान से बता सकते हो स्टूडेंट्स। और बच्चों देखो ये भी पूछा गया है अपशिष्ट का प्रकार और अपशिष्ट का स्रोत। अब बच्चों देखिए, ये जैसे पेन ड्राइव है, ये अपशिष्ट का प्रकार ये कहाँ से निकलेगा? तो ये अस्पताल अपशिष्ट है, ये अपशिष्ट है, रसोई घर का अपशिष्ट है, या प्लास्टिक की सामग्री है। अब बच्चों देखो आपको है ना एक से दो बार ये सारे ऑप्शंस एक बार देखने तो आपका आसानी से हो जाएगा। बच्चों पेन ड्राइव अपने जैसे लैपटॉप वगैरह में यूज करते हैं, तो बच्चों इनको बोलते हैं ई अपशिष्ट का मतलब, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट होता है। ए में आपका दो हो जाएगा। तो बच्चों एक ही ऑप्शन में देखो दे रखा है आपका, यही हो गया। अपन और भी देखेंगे जैसे कि प्रयोग की गई सीरीज, तो बच्चों अस्पताल से निकलेगी आसानी से अपघटित न होने वाला अपशिष्ट, तो बच्चों वो प्लास्टिक की सामग्री होगी, सी में 4 हो जाएगा। सब्जियों के छिलके अपने घर से निकलेंगे, कोई फैक्ट्री से क्यों निकलेंगे? ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों ये अपना टॉपिक जो भी था अपना ये अपशिष्ट पदार्थ वाला, तो बच्चों ये वीडियो अपन यही खत्म करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे आज तक आरसीएसएम बोर्ड ने बच्चों जितने भी क्वेश्चन पूछे सारे आपके सामने प्रेजेंट कर दिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप बच्चों आपसे पहली बार रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि बच्चों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि थोड़ी हेल्प भी मिल सके। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।